मेरे YouTube चैनल पर मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ व्याकरण से क्रिया, उसकी परिभाषा, भेद और उदाहरण और उसकी परिभाषा और उसके भी भेद। तो आइए अब हम पढ़ते हैं क्रिया की परिभाषा। क्रिया किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना व्यक्त हो उन्हें क्रिया कहते हैं, जैसे रोया, खा रहा, जाएगा आदि। उदाहरण स्वरूप अगर एक वाक्य मैंने खाना खाया देखा जाए तो इसमें क्रिया खाया शब्द है। इसका नाम मोहन है में क्रिया है। अगर ये हम देखते हैं उदाहरण, इसका नाम मोहन है, इसमें क्रिया हमें दिख नहीं रहा है, परंतु इसमें क्रिया है जो है वह क्रिया है। आपको वहाँ जाना था में दो क्रिया है, एक है जाना और एक है था। ये चीज़ें आपको ध्यान देनी होगी। तो साधारण भाषा में अगर हम कहें तो जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना समझ में आता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के भी कई रूप होते हैं जो प्रत्यय और सहायक क्रियाओं द्वारा बदले जाते हैं। क्रिया के रूप में उसके विषय, संज्ञा या सर्वनाम के लिंग और वचन का भी पता चल जाता है। क्रिया वह विकारी शब्द है जिससे किसी पदार्थ या प्राणी के विषय में कुछ विधान किया जाता है, अथवा जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे क्रिया कहते हैं। जैसे घोड़ा जाता है, पुस्तक मेज पर पड़ी है, मोहन खाना खाता है, राम स्कूल जाता है। अब इन वाक्यों में हम देखें तो पड़ी है और खाता है क्रियाएं हैं। क्रिया के साधारण रूपों के अंत में ना लगा रहता है, जैसे आ में ना लगा हुआ है आना हो गया, जा में ना लगा हुआ है जाना हो गया। इस तरह से पाना, खोना, खेलना, कूदना आदि। साधारण रूपों के अंत का अगर हम ना निकाल दें तो बाकी जो बच जाएगा वह उसे क्रिया की धातु कहते हैं। धातु आपने मेरे पहले वीडियो में शायद ज़रूर देखा होगा, मैंने अच्छी तरह उसे समझाने की कोशिश की थी उसमें। तो इसी तरह आना, जाना, पाना, खोना, खेलना, कूदना क्रियाओं में आ, जा, पा, खो, खेल, कूद धातुएं हैं। शब्दकोश में क्रिया का जो रूप मिलता है उसमें धातु के साथ ना जुड़ा रहता है। ना हटा देने से धातु शेष रह जाती है। अन्य उदाहरण देखें तो मीरा गाती है, बच्चा खेलता है, मोहन हंसता है। अब क्रिया के भेद हम देखते हैं। कर्म तथा रचना के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म, जाति तथा रचना के आधार पर क्रिया के मुख्यतः दो भेद हैं। इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि कर्म के आधार पर या रचना के आधार पर क्रिया के भेद बताएं, या कितने भेद होते हैं। तो इसे आप ध्यानपूर्वक जरूर देखें। ये हैं दो प्रकार के, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। पहले हम अकर्मक क्रिया देख लेते हैं। जिस क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है वह क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है। यानी कर्म पर फल नहीं पड़कर कर्ता पर फल अगर पड़े तो अकर्मक क्रिया होता है। इसमें कर्म का अभाव होता है। जैसे श्याम पढ़ता है तो इसमें क्रिया का प्रभाव श्याम पर पड़ रहा है, तो इसलिए यहाँ अकर्मक क्रिया है। जिन क्रियाओं को कर्म की जरूरत नहीं पड़ती या जो क्रिया प्रश्न पूछने पर उत्तर नहीं देती उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात जिन क्रियाओं का फल और व्यापार कर्ता को मिलता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे कि जिन क्रियाओं का फल कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब इसके उदाहरण हैं, जैसे राजेश दौड़ता है, मीरा हंसती है। अब सकर्मक क्रिया हम देखते हैं। जिस क्रिया में कर्म का होना जरूरी होता है वह क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है। इन क्रियाओं का असर कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है, यही फर्क है। अकर्मक क्रिया में क्रिया का प्रभाव कर्ता पर होता है और सकर्मक क्रिया में क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। जैसे विकास पानी पीता है, इसमें पीता है क्रिया का फल कर्ता पर नहीं पड़कर कर्म पर यानी पानी पर पड़ रहा है, वह पानी पी रहा है। यह सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया के उदाहरण देखिए। मोहन गाड़ी चलाता है, मैं बाइक चलाता हूँ, मीरा सब्जी बनाती है, सुरेश सामान लाता है। इस तरह पर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ रहा है, अतः यह उदाहरण सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएंगे।
अब सकर्मक क्रिया के आप भेद देखिए, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। जिस क्रिया में एक ही कर्म हो वह एक कर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे तुषार गाड़ी चलाता है, इसमें चलाता क्रिया है तथा गाड़ी कर्म है जो एक ही है, अतः यह एक कर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। द्विकर्मक क्रिया, जिस क्रिया में दो कर्म होते हैं वह द्विकर्मक होता है। जैसे पहला कर्म सजीव होता है एवं दूसरा कर्म निर्जीव होता है। श्याम ने राधा को रुपए दिए, में देना क्रिया के दो कर्म है, राधा और रुपया, अतः यह द्विकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। अब हम देख लेते हैं प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो प्रयोग की दृष्टि से क्रिया दो प्रकार की होती है। ये प्रश्न भी बार बार पूछे जाते हैं कि प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के भेद बताएं। तो दो भेद होते हैं, रूढ़ और यौगिक। रूढ़ क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया की रचना धातु से होती है उसे रूढ़ कहते हैं। जैसे लिखना, पढ़ना, खाना, पीना आदि। मैंने बार बार आपको ये बताने की कोशिश की है कि जैसे इस क्रिया में अगर ना आप हटा देते हैं तो ये जो बच जाएगा वह धातु होता है। तो जिस क्रिया की रचना धातु से होती है वह रूढ़ क्रिया होती है। और यौगिक क्रिया, जिस क्रिया की रचना एक से अधिक तत्वों से होती है उसे यौगिक क्रिया कहते हैं। जैसे लिखवाना, आते जाते रहना, पढ़वाना, बताना, बड़बड़ाना। तो एक से अधिक तत्वों से जिस क्रिया की रचना होती है तो जरूर उसके भी भेद होंगे। तो यौगिक क्रिया के यहाँ पर चार भेद हैं। इसके चार भेद हैं, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु, अनुकरणात्मक क्रिया। तो प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं उसे आप समझिए। जिस क्रिया से ज्ञान हो कि कर्ता स्वयं कार्य को न करके किसी अन्य को कार्य करने की प्रेरणा देता है। यह नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि यह प्रेरित करने वाली क्रिया है। तो इसमें दो कर्ता होते हैं, एक प्रेरक, एक प्रेरित, यानी जो प्रेरणा दे रहा है और जो प्रेरित हो रहा है। जैसे सुरेंद्र राधा से खाना पकवाता है, तो प्रेरक हुआ सुरेंद्र और प्रेरित करता राधा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें दो कर्ता है, पहला कर्ता है, दूसरा वह कार्य, पहला कर्ता सुरेंद्र और दूसरी कर्ता राधा है। असलियत में काम तो राधा कर रही है लेकिन राधा को काम करने की प्रेरणा सुरेंद्र कर रहा है, इसलिए यह प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि जब एक ही वाक्य में दो कर्ता होते हैं एवं एक कर्ता दूसरे कर्ता को कोई काम करने के लिए प्रेरित करता है तब यह प्रेरणार्थक क्रिया के उदाहरण के अंतर्गत आता है। दूसरा हम देख लेते हैं संयुक्त क्रिया। ऐसी क्रिया जो किसी दो क्रियाओं के मिलने से बनती है वह संयुक्त क्रिया। इसके भी नाम से जाहिर है, संयुक्त यानी जुड़ा हुआ। एक से अधिक क्रिया जहाँ पर जुड़ी रहती है वह संयुक्त क्रिया होती है। दूसरे शब्द में अगर कहें तो जब दो क्रिया मिलकर किसी तीसरी नई क्रिया का निर्माण करती है तो वह तीसरी नई क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे वह खा चुका, खाना और चुकना। मीरा महाभारत पढ़ने लगी, महाभारत पढ़ना और लगना। प्रियंका ने दूध पी लिया। तो यहाँ एक से अधिक क्रियाएं आ रही है इसलिए संयुक्त क्रिया है। अब हम नाम धातु देख लेते हैं। संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण से बनने वाली धातु को नाम धातु कहते हैं। नाम धातु से बनने वाली क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाती है। तो यहाँ बार बार आप इस चीज़ को ध्यान दें, संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण से बनने वाली धातु को नाम धातु कहते हैं। संज्ञा से जो धातु बनी है जैसे बात, तो उससे जो क्रिया बन रही है बताना। माटी, मटियाना। लज्जा, लजाना। हाथ, हथियाना। सर्वनाम है अपना, इससे जो क्रिया बन रही है वो अपनाना। विशेषण है चिकना, साठ, सूखा, तो चिकनाना, सठियाना, सुखाना। क्रिया विशेषण है ऊपर, भीतर, ऊपराना, भीतराना। अब चौथा हम देख लेते हैं, चौथा और आखिरी अनुकरणात्मक क्रिया। किसी ध्वनि के अनुकरण पर जो क्रिया बनती है उसे अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। जैसे ये ध्वनियाँ हैं, खटखट, भन भन, थर थर, छल छल। तो खटखट से खटखटाना, भन भन से भन भनाना, थर थराना, छल छलाना। इसी तरह झनझन ये ध्वनि है तो इसे झनझनाना, धड़ धड़ से धड़ धड़ाना, सन सन से सनसनाना, थप थप से थप थपाना।
इस तरह आपने देखा कि मैंने विस्तृत रूप में आपको समझाने की कोशिश की है कि क्रिया क्या है, इसके भेद कौन कौन से हैं और किस तरह इसकी पहचान होगी। आप इसे बार बार देखें और मुझे उम्मीद है आप इसे ज़रूर समझ जाएंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने की चीज़ होती है। आप भी इसे बांटें। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब भी करें अगर नहीं किया है तो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।